सत्ता पक्ष के लोगों ने देश के बढ़ते स्टॉक मार्केट और भ्रामक सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक दिव्य स्वप्न हमारे सामने रखने का काम किया है। लेकिन सच्चाई माननीय सभापति महोदय इससे बहुत दूर है और मैं आपके माध्यम से सरकार को इस दिव्य स्वप्न से जरूर जगाना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ सरकार ने अपना ध्यान यूनिकॉर्न्स पर केंद्रित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वहीं नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन से और कोविड महामारी ने देश के छोटे और मध्यम वर्ग उद्योगों को नष्ट कर दिया है। यह छोटी और मध्यम वर्ग उद्योग हमारे देश के रोजगार दाता थे। देश की कुल जनसंख्या का 70% व्यक्ति, कुल जनसंख्या के 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और ये 70% लोग देश की आर्थिक या देश की इनकम लेवल में 46% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वास्तविक वेतन, जिसको रियल वेजेस कहा जाता है, जिससे आम व्यक्ति की खरीदने की क्षमता को आंका जाता है, उसको अगर हम देखें वो पूरी तरह से या तो स्थिर है और या तो घट चुकी है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग में भी गिरावट आने का काम हुआ है। महामारी के पहले जनवरी 2020 में ही सरकारी संस्था एनएसओ द्वारा सर्वे में यह स्थापित कर दिया गया था कि भारत में उपभोग उसी समय 10% की गिरावट आ चुकी थी। जहां ग्रामीणों की आमदनी गिरी, उनकी खरीदने की क्षमता घटी, वहीं लोगों की नौकरियों को मिलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर देना पड़ा। इसी के साथ साथ चप्पल से लेकर चपाती तक में ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी देखने का काम किया गया, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था स्वाहा हो गई है। अब इसी बीच छाती पीटते हुए, थाली बजाते हुए एक हमारी अर्थव्यवस्था को और खत्म करने के लिए एक बहुत ही कठोर लॉकडाउन लागू किया गया। उस समय लाखों प्रवासी मजदूरों को एक बहुत ही घातक और बहुत ही कठिन पदयात्रा पर वापस अपने घरों की तरफ भेजने का काम किया गया। और जब वो अपने ग्रामीण इलाके में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, तो वहां उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा? वहां उन लोगों को वापस पहुंचते ही महंगी खाद, महंगा डीजल और गिरती हुई कृषि आमदनी का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीण भारत में गरीबी और व्यापक तरीके से फैलने का काम हुआ। इसी वजह से हमारे सामने मनरेगा की डिमांड में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये मान्यवर, आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी फिर जो मनरेगा डिमांड में पैसा दिया जा रहा है, ये हमारी सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करता है। लेकिन क्या सरकार इससे कुछ सीखती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सन 2020-21 में बजट में केंद्र सरकार ने 61,500 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया था, जो कि 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था। 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था, जिसमें महामारी हमने झेली थी। जाहिर सी बात है कि यह आवंटन कम पड़ गया और सरकार को 40,000 करोड़ रुपया इस सदन से दोबारा मांगना पड़ा। इस साल भी जब महामारी और मंदी का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में व्यापक था, फैला हुआ था और उसने अपना तांडव पूरी तरह से दिखाया, तभी भी जो है इस सरकार ने मनरेगा के आवंटन में मात्र 1.8% की वृद्धि करने का काम किया, जो कि कोविड की दूसरी लहर के बाद भी इतनी कम वृद्धि जो है ये कहीं ना कहीं सरकार की एक विफलता को दिखाने का काम करता है। इनकी दूरगामी सोच में जो पर्दा लगा हुआ है उसको हमारे सामने लाने का काम करता है। इसी कारण अक्टूबर के महीने में तमाम राज्यों ने मनरेगा के फंड्स को खत्म होने की गुहार लगाना शुरू कर दिया और आज फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उसको फिर बढ़ाने की बात की जा रही है। सरकार को एक दूरगामी सोच के तहत इस चीज को पहले ही सोचना चाहिए था। मनरेगा का जो इस साल आवंटन किया गया है, ये 2015 और 16 के वास्तविक आवंटन से कम है। वास्तविक आवंटन से मेरा मतलब यह है कि इन्होंने इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में लिया जाए तो उससे ये कम होने का काम करता है। और अब और ये 2015 में जो है, जब ये हुआ था, जब नोटबंदी जैसी घातक नीतियां हमारे सामने आई थी। और अगर हम नोटबंदी की ही बात करें माननीय अध्यक्ष जी, तो हमारे सामने 17 लाख रुपए का नकदी जो है नोटबंदी के समय था और आज की तारीख में आरबीआई ने फिर से अपने आंकड़े दिए हैं और उसमें लगभग 30 लाख करोड़ की नकदी हमारे जो है अर्थव्यवस्था में आने का काम हुआ है।
मेरे ख्याल से जो हमारे लाखों लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग थे, उनका लाइन में लगना और अपनी दुकानों को बंद कर देना, अपने बिजनेसेस को बंद कर देना, वो व्यर्थ ही हो गया मान्यवर। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ना तो सिर्फ काला धन वापस आया और ना ही किसी को 15-15 लाख रुपया उनके खातों में मिलने का काम हुआ। अब मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े जिनका हमारे सामने जो आने का काम होता है, इसका आम जनता के जीवन से क्या मतलब होता है। दाल, तेल, गैस की बढ़ती कीमतें, गिरती आमदनी और नौकरियों के अभाव से गरीबी और व्यापक होती चली जा रही है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि 2014 से निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के आंकड़ों में डरावनी। I have 10 minutes, sir. I have 10 minutes. No, sir, I have 10 minutes. That's what he told me. He said I have 10 minutes. So, शिक्षा के आंकड़ों में डरावनी प्रवृत्ति देखने को मिली है। इस सरकार को रैंकिंग का बड़ा शौक है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से रैंकिंग जरूर एक रैंकिंग रखना चाहूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। मान्यवर, उसमें भारत की रैंकिंग 101 पायदान पर है और हम जो सबसे पीछे देश है, हमसे पीछे मात्र 16 और देश हैं। यानी कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे इस रैंकिंग में आगे हैं मान्यवर। भारत में भुखमरी की कगार को वैश्विक रूप में हमें एक गंभीर बीमारी से हम झेलने का काम करते हैं। ये पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में ये स्थिति पैदा हुई है। भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, 60% महिलाएं एनीमिक हैं, 55% बच्चे निर्बल और नाटे कद के हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार इस सदन से जो पोषण का धन मिला हुआ है, उसको खर्च करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज भी उत्तर प्रदेश में मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील का पैसा है, वो प्रतिदिन प्रति बच्चे पर मात्र 5 रुपया आवंटित किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदन से पूछना चाहता हूं कि 5 रुपए में कौन सा पौष्टिक भोजन इन बच्चों को मिल रहा होगा। आप लोग जरा इस पे गौर करने का काम करिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने बहुत ही बड़ा जो है अपना स्कूल का वर्ष खोने का काम किया है। और यदि सरकार उसके लिए कोई नीति जल्दी नहीं लेके आती है तो उनका 1 साल का पूरा शिक्षा का कार्यकाल पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। तो अगर ग्रामीण भारत की यह स्थिति है और वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है मान्यवर, तो आखिर फायदा किसको हुआ है, इस पर भी यह प्रश्न उठता है। मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास भारत की आधी जनसंख्या के पास जितना धन है उतना मात्र 1% लोगों के पास है। लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे अमीर आदमी ने 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। भारत में पिछले 7 साल में जो भी आर्थिक बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है, वो बिना रोजगार सृजित किए हुए मिली है। यानी कि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, क्योंकि चंद पूंजीपति लोगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने का काम ये सरकार करने का काम करती है मान्यवर। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं सेक्टरों के लिए नीतियां बन रही हैं जिसमें रोजगार सृजित नहीं होते। कौन से हैं ये सेक्टर? बस 2 मिनट्स मोर, आई एम कंक्लूडिंग इन 2 मिनट्स। कौन से हैं ये सेक्टर? ये सेक्टर टेलीकॉम और ये सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट से हम बाहर रह करके जो हमारा टेक्सटाइल जैसा सेक्टर है, जिसमें अंदर एक भारी रूप से रोजगार सृजित होने का काम होता है, उस सेक्टर में मान्यवर हम लोगों ने अपना बिजनेस बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम को खोने का काम किया है। दरअसल बात यह है कि सरकार की सारी नीतियां एक ही कार्यालय और एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जी हजूरों की फहरिस्त लगी हुई है और जिसकी वजह से हम और आप चाहे जो कुछ यहां पे बोले, वो भैंस के आगे बीन बजाने का काम करना है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार विभाजनकारी और पूंजीवादी राजनीति को प्राथमिकता देकर दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। जहां अयोध्या और काशी के नाम पर ढिंढोरा पीट करके और हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, वही समाज में जातिवाद और आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के लिए इस सरकार ने एक भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है। ऐसी राजनीति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा मान्यवर? आपने कभी सोचने का काम किया है? आप कब तक नफरत की नींव पर अपने चुनाव को लड़ने का काम करेंगे? देश के पूंजीपतियों के हाथों में देश को गिरवी रखकर आप कहां पर जाएंगे? सबका साथ और सबका विकास कब होगा? अच्छे दिन कब आएंगे? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।